वेलकम टू चैनल स्टडी सेल। आज हम 10th क्लास चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 कौन सा हमारे पास? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इस चैप्टर को बोर्ड पर्सपेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। पहले हम मोस्टली थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे जैसे हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको वैसे हम तैयार करने वाले हैं। जो चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसका पता कैसे चलता है। केमिकल रिएक्शन has taken place। इसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है? तो कुछ हमारे पास क्राइटेरिया रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। उसमें फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट रहता है वो क्या रहता है? चेंज इन स्टेट। अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, अगर उसकी स्टेट में कोई चेंज हुआ है जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। चेंज इन स्टेट से मतलब कि हमारे पास, आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे पास जो मैटर होता है उसकी स्टेट कौन सी होती है? 3 तरह से मिल सकता है हमें। या तो वो मिल सकता है सॉलिड, या वो हमें मिल सकता है क्या? लिक्विड, या वो हमें क्या मिल सकता है? गैस। लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्टेंट था और एक रिएक्शन कंप्लीट हुई तो हमें क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अभी हम मान नहीं रहे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, जस्ट ये मान के चले कि एक रिएक्टेंट था हमारे पास और एक हमारे पास क्या? प्रोडक्ट। लेट्स सपोज जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो वो क्या था? सॉलिड था, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या मिला? वो हमें लिक्विड मिला। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। लेट्स सपोज वो हमारे पास क्या था? लिक्विड था, और जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या मिला? गैस मिला। तब भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। इस तरीके से अगर कोई भी जो स्टेट हमारे पास 3 स्टेट है यहाँ मैटर के, तो अगर वो चेंज होते हैं किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी। सेकंड हम क्या लेके चलते हैं? चेंज इन कलर। क्या है सेकंड हमारे पास? हम ये मान सकते हैं क्या? एक केमिकल रिएक्शन हुई जब क्या होता है? चेंज इन कलर ऑब्जर्व करते हैं। इसको भी ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर हमारे पास लेट सपोज पहले कलर कैसा था? ब्लू था। ठीक है, स्टार्टिंग में कलर कैसा था? ब्लू था, और रिएक्शन होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। तो यानी कुछ चेंज हुआ है कलर में, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम मान के चलते हैं क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्या करते हो, कुछ टाइम के बाद आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है? कॉनिकल फ्लास्क है। इस तरीके से हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या ले रखा है? रिएक्टेंट ले रखा है। यहाँ रिएक्टेंट हमारा क्या हुआ है? भरा हुआ है रिएक्टेंट। और कुछ टाइम के बाद जैसे हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड की है, कोई भी मटेरियल यहाँ से हमने क्या ऐड किया है? कोई भी रिएजेंट हो सकता है, कोई कैटलिस्ट हो सकता है, वो हमने क्या किया? यहाँ पर ऐड किया है। और कैटलिस्ट ऐड करने के बाद कुछ समय के बाद आपको क्या दिखाई दे? यहाँ पर फ्यूम्स दिखाई दे, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाई दे। तब भी हम ये मान के चलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास वहाँ हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम मान के चलते हैं क्या है हमारे पास? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट था, लेट सपोज स्टार्टिंग में वो क्या था? कोल्ड था, और जब हमारे पास क्या हुआ? वहाँ
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कुछ देर के बाद वो कैसा हो गया, हॉट हो गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुई होगी, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, शुरू में वो हॉट था और कुछ टाइम के बाद कैसा हो गया, वो कोल्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं होती है। ये हमारे पास क्या रहते हैं, कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास क्या रहती है, दो तरीके से रिएक्शंस रहती हैं। एक तो रहती है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और एक हमारे पास क्या रहती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, जो हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होंगी उनके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स वो क्या रहेंगे, आपके अनइक्वल रहेंगे। कहाँ, रिएक्टेंट की साइड कुछ अलग होंगे और प्रोडक्ट की साइड कुछ अलग होंगे। यानी कि जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड एरो के, और जो राइट हैंड साइड है एरो के, उनसे अलग होते हैं, अनइक्वल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर हम रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं और प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने हमारे पास क्या होंगे, एटम्स लेफ्ट हैंड साइड होंगे, उतने ही राइट हैंड साइड होंगे, राइट हैंड साइड। इसको हम कैसे शो करते हैं, जो भी हमारे पास एरो से लेफ्ट में होंगे उन सबको हम क्या मान के चलते हैं, रिएक्टेंट मान के चलते हैं, और जो भी हमारे पास एरो के राइट में होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। वो चीज़ें क्या होंगी, हमारे पास प्रोडक्ट होंगी। तो अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो जनरली पूछा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। आपको क्या मिलती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलती है। आपको क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसी को डिस्कस करते हैं पहले कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन मैं यहाँ ले रहा हूँ अनबैलेंस जो हमारे पास है वो है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो आपको यही पहचान होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास क्या है लेफ़्ट साइड है, मैंने अभी बात की, जो हमारे पास क्या है लेफ़्ट साइड है वो क्या रहते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो राइट साइड होता है एरो के, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, जो हमें एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट हमारे पास क्या रहती हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज रहती हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। और ये हमारे पास क्या रहती है, स्टेबल स्पीशीज रहती है, यानी कि एक रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। राइट, अब हमें इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं। सबसे पहले Mg हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर जो भी इसके सामने स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है वो उसके क्या बताते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। यहाँ तो कितना है हमारे पास, एक है।
ठीक है। और प्रोडक्ट साइड देखेंगे कितना mg हमारे पास, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि mg तो बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ये आसानी से देख पा रहे हैं कि जो ये यहाँ पर है ये कितनी ऑक्सीजन को शो कर रहा है, 2 ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो ऑक्सीजन के जो यहाँ पर एटम्स है वो कितने, 2 हैं। और अगर राइट साइड में बात करें तो ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 1 है। तो ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या हो सकता है, मैं राइट साइड में क्या करता हूँ, 2 ऑक्सीजन कर देता हूँ। यहाँ हम क्या करते हैं, जब भी बैलेंसिंग कर सकते हैं, बैलेंसिंग के लिए क्या करना होता है, या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, ये बात विशेष ध्यान रखिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कोई भी नंबर रहता है उससे या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक रूल ये है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड। ये 2 चीज़ें ही हम यहाँ क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। या तो मल्टीप्लाई करिए या तो क्या करिए, डिवाइड करिए किसी भी नंबर से। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, हमारे यहाँ पर हम यहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। चेंजेस क्या ऑब्जर्व हुए हैं, चेंजेस ये ऑब्जर्व हुए हैं कि यहाँ मैग्नीशियम अब कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। ठीक है, देखिए ये क्लियरली दिखा रहा है, यहाँ मैग्नीशियम कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। और ऑक्सीजन भी कितनी हो चुकी है, यहाँ पर 2 हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम कितना अभी हमारे पास 1 ही है, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास 2 है। तो इसलिए मैं मैग्नीशियम वाले की आगे भी कितना लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, जिससे यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो चुकी है, 2 हो चुके हैं। इस तरीके से हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, एक रिएक्शन को और डिस्कस करते हैं। जैसे लेट सपोज सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है। सेकेंड रिएक्शन में करवाता हूँ CO प्लस H2 गिव्स CH3OH। ठीक है, और आपने कई बार विशेष तौर से यहाँ देखा होगा कि जब भी आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखते हैं उनके साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ L लिखा होगा, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ G लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आप देखते हैं G लिखा हुआ। तो इनसे मतलब क्या है कि कहीं पर G लिखा हुआ है, कहीं पर L लिखा हुआ है, कहीं S लिखा हुआ है, कहीं AQ लिखा हुआ है। इनसे मतलब ये है कि जो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो उसको किसको बताते हैं, उसकी स्टेट को बताते हैं। क्या बताते हैं, उसकी स्टेट को बताते हैं। जी से मतलब होता है हमारे पास वो गैसीय स्टेट में है, एल से मतलब होता है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, एस से मतलब होता है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, और ए क्यू से मतलब होता है वो हमारे पास एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट से मतलब होता है वो इसके साथ प्रिपेयर किया गया है, वाटर के साथ प्रिपेयर किया गया है। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ बैलेंस करना है। पहले सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखेंगे हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पर 1 है। राइट साइड में कितने हमारे पास, 1 है। ठीक है, यानी कि कार्बन हमारे पास बैलेंस है। उसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 1 है। और अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, यहाँ 2 है, क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, 3 तो यहाँ दिखाई दे रहा है और एक 1 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब क्या करना है मुझे बैलेंसिंग के लिए, इस पार्ट को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं क्योंकि ये तो पहले ही बैलेंस है। बस चेंज किस में लेके आना, हाइड्रोजन में चेंज लेके आना। तो यहाँ मैं कितना लगा सकता हूँ, यहाँ अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो जाएंगे, 2 ये पहले ही थे, 2 और लगा दिए मैंने यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास यहाँ न्यू हाइड्रोजन। जैसे ही हम क्या करते हैं, न्यू चेंज करने से हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, हाइड्रोजन हो जाते हैं 4। तो अब हमारे पास कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4 हो चुके हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसको समझेंगे। थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास,
ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलता है, NH3 यानी कि अमोनिया गैस मिलती है। ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। देखिए यहाँ नाइट्रोजन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितने हमारे पास 2 हैं, और यहाँ कितने हमारे पास 1। ओके, यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे पास 3। तो अब देखिए हमें बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लेके आएंगे। हम चेंजेस क्या लेके आते हैं, हम पहले नाइट्रोजन को क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम नाइट्रोजन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ हमारे पास 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पहले ही 2 थे, यहाँ भी नाइट्रोजन के आइटम कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं आपके पास, पहले 3 थे और 2 और यहाँ से यानी कि मल्टीप्लाई हो चुकी है, 2 × 3 टोटल कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं आपके पास। और यहाँ हाइड्रोजन कितने आपके पास, पहले 2 थे, तो क्यों ना मैं इसको क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो चुके हैं। यानी कि ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अभी और डिस्कस करते हैं कुछ रिएक्शंस को, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास 4th है। हम क्या लेते हैं, हमारे पास आयरन है, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, और हम पानी लेते हैं H2O। ये हमारे पास क्या है, गैसीय स्टेट में है। रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलता है, आयरन की ऑक्साइड मिलती है Fe3O4, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलती है। और आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ज़्यादातर टफ इसी को मान सकते हैं, आज की जो सबसे टफेस्ट रहेगी रिएक्शन, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सारी इक्वेशंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आयरन लेफ्ट साइड आपके कितने हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा है 1, और यहाँ कितने हैं आपके पास, राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं कितने हैं, 3। फिर हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। तो ये तो बैलेंस ही है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितनी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर लेफ्ट साइड 1 है, और अगर हम राइट साइड की ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितनी हमारे पास 4 है। तो देखिए बैलेंसिंग करेंगे। अब न्यू चेंजेस लेके आएंगे, कुछ चेंजेस लेके आते हैं, न्यू चेंजेस। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आयरन मेरा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। Fe कितने हो चुके हैं, 3। यहाँ भी Fe कितने हैं मेरे पास, 3 है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन को देखता हूँ। मेरे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास, 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ भी ऑक्सीजन अब कितनी हो चुकी है, 4, और राइट साइड भी ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास, 4। अब लास्ट हमारे पास बचता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं मेरे पास, अब चेंजेस हो चुके हैं, तो कितने हो चुके हैं हमारे पास, यहाँ हाइड्रोजन 2 पहले थे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। और अब मैं राइट साइड में देखता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ कितने मेरे पास, यहाँ 2 है, तो क्यों ना मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो टोटल यहाँ भी कितने हो जाएंगे मेरे पास, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो चुके हैं हमारे पास, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, हमारे पास ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। तो ये हमारे पास क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब इस तरीके से हमारे केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बैलेंस्ड कर सकते हैं। अब आज का जो नेक्स्ट हम टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस रहती हैं वो कितने तरह की आपको देखने को मिल सकती हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। सबसे फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, हमारे पास होती है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जो टाइप रहती है वो कौन सी रहती है हमारे पास, वो रहती है नेक्स्ट हमारे पास रहती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके अलावा भी कुछ अलग रिएक्शंस भी हम पढ़ते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, उनको मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ। कौन सी रिएक्शंस आपने कई बार पेपर के अंदर देखी होंगी। कुछ रिएक्शंस डिस्कस होती हैं जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और कौन सी देखते हैं आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उसके अलावा रिएक्शंस की बात करते हैं, हमारे पास क्या रहती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहती है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शंस। उसके अलावा जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या रहती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस। और कुछ हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही हिस्सा रहती हैं, वो कौन सी हैं, जैसे आपने पढ़ी होंगी क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर आपने पढ़ी होंगी क्या, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इन सब रिएक्शंस को हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब जितने भी टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस की, उन सब को क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।